इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है Hyundai के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ था कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। एक रात चंग अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवॉन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चुंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद वो पकड़े गए। चुंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चुंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चुंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। ऑल्सो वो जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले उनके लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उनसे एक झटके में ही छीन लिया गया। चंग वापस से स्क्वायर 1 पे आ चुके थे।
उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, हंडई ऑटो सर्विस। हंडई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हंडई सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चुंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पुसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे हंडई ने ही बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स में चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की हंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट वॉज कि इस डील में हंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो।